हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आप ट्वेल्थ हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स लोग के लिए हम नया वीडियो बनाने जा रहे हैं। और आज आपका जो टॉपिक रहेगा, आज हम लोग अध्याय दो, जो नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे वो है आपका अध्याय दो, साझेदारी। आज हम लोग व्यापार में साझेदारी सीखने वाले हैं। सबसे पहले जाने कि ये साझेदारी होता क्या है। पहले तो देखेंगे कि ये साझेदारी होता क्या है। ठीक है, तो पहले समझाते हैं साझेदारी होता क्या है। जनरली क्या होता है, हम लोग पिछले साल से पढ़ते आए हैं, हम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, हम लोग कॉमर्स के छात्र हैं, तो ये तो कंफर्म है कि भाई हम लोग व्यापार की बात करने वाले हैं। तो पिछले साल हमने बात किया था व्यापार के बारे में, मैंने आपको पढ़ाया हुआ था कि भाई एक व्यापार होता है और व्यापार को चलाने वाला एक मालिक होता है। मालिक व्यापार में पूंजी लगाता है, ये आपका व्यापार है। और ये मालिक है, मालिक क्या लगाता है, व्यापार में अपनी पूंजी लगाता है। ये व्यापार में पूंजी लगाया और बदले में क्या कमाया, लाभ कमाया। ठीक है, तो यही व्यापार था, इसी प्रकार हम लोग व्यापार करते थे। ठीक है, तो अभी हम लोग साझेदारी के बारे में पढ़ने वाले हैं। साझेदारी होती क्या है, चलो वो अपन लोग जानते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो जैसा कि आपको पता है कि मान लीजिए एक व्यक्ति जो है वो व्यापार कर रहा है, इस व्यापार को कर रहा है। मान लीजिए इस व्यापार को करने के लिए वो 100 रुपए की क्या लगाता है, पूंजी लगाता है। और अपने क्षेत्र के, अपने कुछ लोकल एरिया, जो उसका लोकल एरिया होगा ना, जहाँ पे वो रहता हो, उसका गली मोहल्ला जो भी रहता होगा, उस एरिया में रहता होगा, तो अपने क्षेत्र के, अपने क्षेत्र विशेष के वो लोगों की मांगों को पूर्ति कर रहा है। मतलब लोग जो मांग रहे हैं उसके पास आके, भाई उनको दाल चाहिए, आटा चाहिए, चावल चाहिए, जो भी वो मांग कर रहे हैं, व्यापार कर रहा है ना, जो भी वो मांग रहे हैं वो उनको कुछ दे रहा है, मतलब माल बेच रहा है। बेच रहा है मतलब पूंजी लगाकर माल क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, बेच रहा है। तो भाई कुछ भी बिजनेस करने की उसको पूंजी तो लगानी पड़ेगी। तो इस व्यापार को चलाने के लिए वो 100 रुपए की पूंजी लगा रहा है, और इस 100 रुपए की पूंजी से वो अपने एक क्षेत्र के लोगों का जो मांग है उसकी क्या कर रहा है, पूर्ति कर रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ, समय बदला, इसका व्यापार का जो क्षेत्र है वो ज्यादा व्यापक होने लगा। लगातार समय के साथ इसका व्यापार का जो क्षेत्र है वो बढ़ने लगा, वृहद होने लगा। तो अब वो क्या करेगा, तो अब इसके पास क्या होगा, वृहद कैसे होगा। पहले वो एक क्षेत्र के लोगों का डिमांड को पूरा कर रहा था, मांग को पूरा कर रहा था। अब उसके साथ दो और जुड़ गए, दो लोग और जुड़ गए, दो एक और एरिया जुड़ गया, फिर और एक एरिया जुड़ गया, तीन एरिया जुड़ गए। मतलब अब वो तीन क्षेत्र के लोग इसके पास डिमांड आने लगे, करने आ रहे हैं, मांग करने आ रहे हैं कि भाई हमको माल चाहिए। मतलब पहले वो अपने अपने ही क्षेत्र के लोगों को माल बेचता था, लेकिन अब उसके पास दो तीन क्षेत्र और उसके पास आ गए, तीन क्षेत्र के लोग और उसके पास माल मांग करने आ रहे हैं। मतलब उसके व्यापार का जो व्यापार का जो स्कोप था, जो व्यापार का क्षेत्र था, वो क्या हो गया, बड़ा हो गया। व्यापार उसका बड़ा हो गया। तो कॉमन सी बात है, जब व्यापार का बड़ा हो गया मतलब माल उसको ज्यादा बेचना पड़ेगा, तो पूंजी भी उसको क्या लगानी पड़ेगी, ज्यादा लगानी पड़ेगी। अब हुआ यूं कि जब उसने पता किया कि भाई मैं एक क्षेत्र के लोगों का मांग को पूरा करता हूं तो मुझे पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, 100 रुपए पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। उसी जगह मैं दो और क्षेत्र के लोगों को मांग को पूरा करूंगा तो मुझे कितने पूंजी की जो आवश्यकता पड़ेगी। तो उसने पता किया कि मेरे पूंजी कितना लगाना पड़ेगा कि मैं ये तीनों एरिया के लोगों का डिमांड को क्या कर सकूं, मांग को क्या कर सकूं, पूरा कर सकूं। तो पता चला कि भाई उसको 300 रुपए पूंजी लगानी पड़ेगी। अब ये बेचारा, इसके पास तो सिर्फ 100 रुपया था, ज्यादा से ज्यादा व्यापार में 100 रुपए लगा सकता था। चलो ज्यादा से ज्यादा कितना लगा पा रहा है, 100 रुपए ना सही 150 रुपए ही लगा पा रहा है। उसको पूंजी की आवश्यकता कितनी है, 300 रुपए, लेकिन वो लगा कितना पा रहा है, सिर्फ 150 रुपए ही लगा पा रहा है। अब वो क्या करे, वो बहुत थका हारा, बहुत मेहनत किया, मशक्कत किया, तब जाके 150 रुपए ही जुटा पाया। चाहिए कितना, 300, लेकिन है कितना उसके पास, 150। तब वो सोचा कि अरे यार कैसे करूं, मेरे पास तो 150 है, क्या ये तीनों एरिया के जो दो और अलग आए हैं उसको वापस कर दूं। यार व्यापार में अपॉर्चुनिटी बहुत, हमें अवसर जो है वो हमेशा नहीं आते, बहुत कम अवसर आते हैं। और उस अवसर को हमको क्या करना पड़ता है, भुनाना पड़ता है। या तो उसके पास ऑप्शन ये है कि वो 100 रुपए में ही व्यापार करे, और बाकी जो लोग आ रहे हैं उसके पास मांग करने के लिए, क्षेत्र के लोग, उनको सीधा क्या कर दे, वापिस कर दे, वापस भेज दे। या फिर उसके पास ऑप्शन ये है कि वो कुछ करे, कुछ सोचे। यार सोचा, पूंजी तो 300 रुपए लगनी है, लेकिन लग कितना रहा है सिर्फ उसको, उसके पास है कितना, 150। अब वो क्या करे, तब उसने सोचा कि भाई इस अवसर को मैं तो जाने नहीं दूंगा हाथ से। तब इसने सोचा ठीक है ना, मेरे पास अगर 150 रुपए है, कोई बात नहीं। इसने अपने एक दोस्त को बुला लिया और बोला भाई तू भी 150 रुपए लगा दे, दोनों मिलकर 300 रुपए लगाएंगे। और इस 300 रुपए पूंजी से इस व्यापार को अपन क्या करेंगे, संचालन करेंगे, इस व्यापार को अपन क्या करेंगे, चलाएंगे। समझ में आया, मतलब क्या हुआ, जो व्यापार के मालिक है, देखो भाई वो क्या हो गए, दो हो गए। इस व्यापार के मालिक जो है कितने हो गए,
दो हो गए, परंतु व्यापार कितना है? सिर्फ एक है। इसी को हम लोग कहते हैं साझेदारी। पहले हम लोग जो अकेला व्यापार मालिक होता था ना, उसको हम लोग एकाकी व्यापार कहते थे। जब एक व्यापार को अकेला व्यक्ति चलाता था, उसको अपन क्या बोलते हैं? एकाकी व्यापार। आप अपने गली मोहल्लों में इस प्रकार के एकाकी व्यापार देख सकते हो, जिसका मालिक कौन होता है? सिर्फ एक ही व्यक्ति उस व्यापार का मालिक होता है। इस प्रकार के आप व्यापार को देख सकते हैं। लेकिन अगर हम साझेदारी की बात करें, तो जब दो लोग मिलकर व्यापार में पूंजी लगाते हैं और उस व्यापार का संचालन करते हैं, इसको अपन साझेदारी कहते हैं। या कहा जा सकता है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यापार को चलाते हैं, व्यापार में पैसा लगाते हैं और व्यापार के लाभ को आपस में बांटते हैं, परस्पर बांटते हैं, तो इसी को अपन क्या कहते हैं? साझेदारी। तो देखो, व्यापार का एक नया स्वरूप आपको देखने को मिला, साझेदारी। व्यापार एक होगा, लेकिन मालिक क्या होंगे? उसके अनेक होंगे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? साझेदारी। तो ये हो गया साझेदारी। तो आप लोग को उम्मीद है कि साझेदारी का हमने छोटा सा एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया, जो आपको बहुत अच्छे से क्या आ गया होगा? समझ में आ गया होगा। बड़ा सिंपल है, ठीक है। व्यापार एक है, लेकिन मालिक क्या है? दो या दो से अधिक है, तो इसी को बोलते हैं साझेदारी। तो ये तो हमने छोटा सा एक बात बताया आपको कि साझेदारी क्या होता है, छोटा सा एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। अब हम लोग साझेदारी के कॉन्सेप्ट में जाते हैं कि आपकी बुक में साझेदारी का क्या नियम है, क्या कायदा है, रियल में साझेदारी किसको बोलते हैं, सारी बातें डिटेल में अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो डिटेल में हम लोग देखते हैं पूरी साझेदारी की परिभाषा क्या होती है, सारी बातें अपन लोग देखते हैं। ठीक। सो स्टूडेंट्स, आपके सामने पेश है साझेदारी। जो चैप्टर का नाम क्या है? साझेदारी फर्मों का लेखांकन, आधारभूत सिद्धांत। मतलब साझेदारी आप लोगों को क्या पढ़ना है? सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि साझेदारी होती क्या है। फिर साझेदारी फर्म, जो व्यापार ये लोग चलाते हैं, साझेदार लोग मिलकर जिस व्यापार को चलाते हैं, संचालन करते हैं, उसको हम लोग फर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्म कहते हैं। तो साझेदारी फर्म का लेखांकन, कि साझेदारी फर्म में किस प्रकार खातों का लेखांकन किया जाता है, किस प्रकार लाभ का वितरण किया जाता है, लाभ का निपटारा किया जाता है, किस प्रकार साझेदार अपनी पूंजी खाते को मेंटेन करते हैं, ये सारी बातें हम लोग इसमें सीखने वाले हैं। साझेदारी फर्मों का लेखांकन यानी आधारभूत सिद्धांत के बारे में जानने वाले हैं। तो साझेदारी क्या होता है, ये तो मैंने आपको अभी जस्ट मीनिंग उसके बारे में, जो उसका अर्थ था, वो मैंने आपको क्या कर दिया? बतला दिया। अब बच्चों बारी है बताने की क्या उसका परिभाषा। तो क्या है? पहला देखें साझेदारी की परिभाषा। तो साझेदारी की परिभाषा क्या है? भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार। परिभाषा किसी लेखक ने नहीं दिया है, किसी प्रोफेसर ने नहीं दिया है, बल्कि इसमें कहा जा रहा है कि साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार। बोलोगे सर ये साझेदारी अधिनियम क्या है? देखो, भारतीय साझेदारी अधिनियम क्या है सर? ये बड़ा विचित्र वर्ड लग रहा है, भारतीय साझेदारी अधिनियम। इसको देख के हमको थोड़ा सा डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं है। एक्चुअली अधिनियम जो बोल रहा है वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। देखिए, हम किसी देश में रहते हैं, क्या होता है जब कभी कोई हम अकेले काम करते हैं, तो हमको कोई नियम कायदे की जरूरत नहीं पड़ती। कोई भी अगर हम काम कर रहे हैं, अकेले काम कर रहे हैं, तो अपन को कोई नियम कायदे की जरूरत नहीं है। आप अपना सेल्फ कोई नियम रख सकते हो, परंतु अलग से आपको नियम रखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जब अपन लोग 20-25 लोग 40 लोग मिलकर काम करते हैं, तो वहां पे कुछ नियम की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जब जहां लाखों करोड़ों लोग काम करके मिलकर काम कर रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग जब मिलकर काम कर रहे होते हैं, तो वहां पर अधिनियम की आवश्यकता पड़ती है। हमारा जो भारत देश है, इस भारत देश में करोड़ों लोग, 125 करोड़ 135 करोड़ लोग मिलकर काम कर रहे हैं, इस देश को चला रहे हैं। सभी मिलकर काम कर रहे हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन इस देश को सब लोग मिलकर चला रहे हैं। तो इन लोगों को मिलकर चला रहे, तो कहीं ना कहीं कुछ नियमों का पालन तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नियम बनाना मुमकिन नहीं है। नियम एक ऐसा होता है जो हर एक व्यक्ति से पूछ पूछ कर बनाया जाता है। ओके, तो नियम लाखों करोड़ों से अगर अपन नियम पूछेंगे भाई कैसा बनाए, तो सब तो अपना अपना राय अलग देंगे। तो ऐसे सिचुएशन जब करोड़ों लोग मिलकर काम कर रहे होते हैं और उनको अगर नियमों के आधार पर संचालन करना है, तो उनके ऊपर अधिनियम लाया जाता है। क्या लिया जाता है? अधिनियम। अधिनियम का मतलब होता है कानून। क्या लाया जाता है? कानून। हर चीज हम लोग कानून से जुड़े हुए हैं। जैसे कि अगर देखा जाए, कानून की बात अगर करें, आपने फिल्मों में देखा होगा, बोलते ना, जैसे हीरो विलन को मारने वाला रहता है तो बोलते ना कानून को अपने हाथ में मत लो। मतलब इसकी सजा कौन देगा? अगर वो विलन कुछ गलत कर रहा है तो उसकी सजा कौन देगा? कानून देगा, हम नहीं देंगे। मतलब उसके लिए नियम बना हुआ है, कानून बना हुआ, उसको कौन सी सजा मिलेगी। जैसे कि अगर अगर लोग अगर कोई अगर सबका सजा बना हुआ है, अगर कोई चोरी करेगा तो उसको कानून के आधार पे कुछ सजा मिलेगा। नियम में लिखा हो भाई उसको चोरी का सजा ये है, फांसी की सजा जो है वो, सॉरी, जो अगर कोई मर्डर करता है, हत्या करता है, तो फांसी की सजा, सॉरी, सजा उसकी जो है वो फांसी है। तो ऐसे करके सबके लिए नियम बना हुआ है। इसी प्रकार हर प्रकार के अलग 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 वैरायटी है और बहुत सारे नियम बने हुए हैं। उसी में से एक है साझेदारी। साझेदारी में भी क्या हो रहा है? साझेदारी भी हमारे देश में चलता है। तो साझेदारी में बहुत सारे साझेदार लोग मिलकर काम कर रहे हैं। दो या दो से अधिक व्यक्ति क्या कर रहे हैं? आपस में मिलकर व्यापार कर रहे हैं। तो हो सकता है लाभ को लेकर या व्यापार के संचालन को लेकर
या पैसों को लेकर कहीं ना कहीं इनके बीच में मनमुटाव हो सकता है, और वो मनमुटाव इतना बढ़ सकता है कि दोनों आपस में दोनों लोग क्या करने लगे, मारपीट करने लगे। तो जब इन लोग, इनके लिए नियम क्या बनाया जाए, जब इनके कुछ पीछे पुलिस पड़ेगा या जब ये कोर्ट जाएंगे, अदालत जाएंगे, तो इनके इनके ऊपर कौन सा कानून थोपा जाएगा, क्या कानून लगाया जाएगा, इनका इनका निपटारा किस लिए होगा। तो साझेदारी भी ठीक तरीके से चल पाए, साझेदारी भी ठीक तरीके से चल पाए, इसके लिए बनाया गया है भारतीय साझेदारी अधिनियम। भारतीय साझेदारी अधिनियम मतलब एक साझेदार लोग व्यापार करते हैं, तो उनके संबंध में किस प्रकार वो व्यापार करेंगे, कैसे व्यापार करेंगे, क्या व्यापार करेंगे, कितना पूंजी लगाएंगे, कैसे लाभ बांटेंगे, ये सारी बातें, ये सारे जो नियम कायदे हैं वो किसमें दिए हुए हैं, साझेदारी, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में दिए हुए हैं। मतलब कल को अगर कोई साझेदार में किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता है, साझेदारों में मनमुटाव होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, तो लोग सीधा कहाँ जाएंगे, अदालत जाएंगे, कोर्ट के पास जाएंगे। अब कोर्ट में जब जज बैठेगा तो इनका फैसला किस बिना पे सुनाएगा, क्योंकि जज भी जो होता है वो कानून की किताब को देख के फैसला सुनाता है, कोई अपने मन से नहीं सुनाता है। तो भाई वो कानून की किताब उठाएगा, अधिनियम की किताब उठाएगा। कौन सी किताब उठाएगा, भारतीय साझेदारी अधिनियम उठाएगा। उसमें देखेगा कि इनके बीच में मनमुटाव क्या है, पूछेगा, और इस मनमुटाव का निपटारा किस कानून, किस प्रावधान के अंतर्गत हो सकता है, उनके बारे में क्या करेगा, वो डिटेल देखेगा और उसके बाद अपना फैसला क्या करेगा, सुनाएगा। तो कहने की बिल्कुल सिंपल है, साझेदारी अधिनियम तो कंफर्म हो गया आप लोग को। भारतीय साझेदारी अधिनियम का मतलब क्या है कि वो किताब है, वो अधिनियम है जिसमें साझेदारी के संबंध में सारे बातें लिखे हुए हैं, सारे गाइडलाइन लिखे हुए हैं, सारे विवरण लिखे हुए हैं कि भाई किस प्रकार उनको उसकी औपचारिकताओं को पालन करना है, ये सारी बातें लिखी हुई है। अब 1932 क्यों बोल रहा है, 1932 इसलिए बोल रहा है कि 1932 का मतलब होता है कि जिस दिन ये साझेदारी बना है, मतलब 1932 के समय बना है। 1932 मतलब आजादी के पहले साझेदारी अधिनियम बना था। यह अधिनियम बना कब था, ये किताब लिखा कब गया था, 1932 में लिखा गया था। यही कारण इसको अपन क्या कहते हैं, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। ओके, तो सब जो डिटेल लिखा है उस किताब में लिखा है। तो यार जैसे आप लोग का किताब होता है ना, किताब लिखा है, उसमें पार्ट होता है ना, अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, फिर अध्याय के अंदर में भी देखना पॉइंट होता होगा, फिर उस पॉइंट के अंदर भी पैराग्राफ होता होगा। बस वैसे ही ना इस अधिनियम की किताब में भी है। इस अधिनियम की किताब में ना जो पार्ट है, अध्याय है, उसको धारा के रूप में क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया। धारा, फिर उसके अंतर्गत कोई धारा है, फिर उसमें भी कुछ पैराग्राफ है, अनुसूची है, तो बहुत सारी चीजें इसमें क्या कर दी गई है, बांट दी गई है। तो वही बोल रहा है कि इसकी परिभाषा कहाँ से निकली है, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के किताब में लिखा है। कौन सी धारा में लिखा है, धारा 4 के अनुसार, धारा 4 के अनुसार, उस किताब की धारा 4 के अनुसार क्या बोलता है, साझेदारी क्या होती है। हमने बताया साझेदारी वो देख लिया आप लोगों ने। अब अधिनियम क्या कहता है वो अपन लोग देखते हैं। देखो बच्चों, अधिनियम क्या कहता है, साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच का एक संबंध है। साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच का क्या है, संबंध है। यानी एक व्यापार होगा और मान लो उस व्यापार में 3 साझेदार है, 3 मालिक है इस व्यापार में, ये 3 मालिक है, मान लो इसका नाम ए है, बी है, सी है। बोल रहा है कि साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच का एक संबंध है। ये व्यक्तियों के बीच का क्या है, बाकायदा एक संबंध है। देखो सब आपस में क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए संबंध है, जिन्होंने किसी ऐसे व्यवसाय के लाभों को, मतलब किसी ऐसे व्यवसाय के, ये व्यवसाय है, इस व्यवसाय से जो भी लाभ उत्पन्न हो रहा है, जो भी लाभ क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, इस लाभों को बांटने का समझौता किया है। तो जो भी इसमें व्यापार में लाभ होगा, मान लो 10,000 रुपए लाभ हुआ, तो इस 10,000 को आपस में क्या करेंगे लोग, बांटेंगे। आपस में इस 10,000 को क्या करेंगे, व्यापार में लाभ को बांटेंगे। तो लाभों को बांटने का समझौता किया है, जो कि उन सबके द्वारा या उन सभी की किसी एक के द्वारा, व्यक्ति द्वारा चलाया गया हो। मतलब ऐसे व्यापार को, ये लाभ जो कमाए हैं, इसको बांटने का समझौता किया गया है। और इस व्यापार को या तो सब चलाएंगे मिलकर, या तो इस व्यापार को संचालन कौन करेगा, संचालन कौन करेगा इस व्यापार का, या तो सब लोग मिलकर करेंगे व्यापार का संचालन, या कोई इनमें से कोई एक भी व्यापार का क्या कर सकता है, संचालन कर सकता है। ओके, तो क्या बोला इसमें, साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच का एक संबंध है, साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है जिन्होंने किसी ऐसे व्यवसाय के लाभों को बांटने का समझौता किया है, जिस व्यवसाय को उन सभी के द्वारा या उनमें से कोई एक के द्वारा क्या किया जाता है, व्यापार को चलाया जाता है। यार अगर आप व्यापार के मालिक हो तो कॉमन सेंस की बात है कि आप व्यापार को क्या करोगे, संचालन करोगे। तो अधिनियम में यही कहा है। तो देखो याद भी हो गया होगा अभी तक आप लोग को, साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच का व्यक्तियों के बीच के एक संबंध है, जिन्होंने किसी ऐसे व्यवसाय के लाभों को बांटने का समझौता किया है, जो कि उन सबके द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा क्या किया जाता होगा,
चलाया जाता होगा इस व्यापार को। तो ये बच्चों साझेदारी अधिनियम, साझेदार का क्या है, साझेदारी की परिभाषा है। अगर आप चाहो तो ये आपके 9 बोध के बुक में भी लिखा होगा, और देखा जाए तो यहाँ भी हमने क्या कर दिया, परिभाषा को लिख दिया है। ठीक है, तो अर्थ तो मैंने बता दिया था, बाकी अब अपने बुक में अपने लैंग्वेज से पढ़ लेंगे। परिभाषा मैंने आपको समझा दिया है, तो परिभाषा यही, अगर एग्जाम में आपको परिभाषा लिखने के लिए बोलेगा तो इसी परिभाषा को आपको क्या करके आना है, लिख कर आना है। ठीक है, ओके, चलिए लिख लीजिए, इसको पढ़ भी लीजिएगा। तो ये है तुम्हारा साझेदारी। ओके स्टूडेंट्स, तो इस बार हमने आपको साझेदारी की विशेषताएं के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो साझेदारी विशेषताओं के बारे में मैंने आपको पूरा लिख दिया हुआ है। अब मैं बारी बारी करके एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो आपका काम सिर्फ इतना है कि आप लाइन, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, आप लाइन से उसके अंदर में लिखते जाना जो भी उसके अंदर में होगा। तो लाइन से मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहला बात आता है, नंबर 1 है साझेदारों की संख्या, कि साझेदारी व्यापार में साझेदारों की संख्या क्या होगी। पहला सवाल तो ये उठता है कि साझेदारों की संख्या क्या होगी। तो पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि भाई साझेदार की संख्या क्या होगी। तो ये तो कंफर्म है आप लोग को कि साझेदार का जो मिनिमम यानी कि न्यूनतम जो संख्या है वो या तो 2 होना चाहिए, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हो सकते, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होंगे। कम से कम 2 तो होना चाहिए भैया। अगर 1 है तो फिर काहे की साझेदारी, कम से कम 2 या 2 से क्या होना चाहिए, अधिक। अब आप बोलेंगे सर कितना अधिक, तो सुन लो, भारतीय साझेदारी अधिनियम के अनुसार, भारतीय साझेदारी अधिनियम जो मैंने भी पढ़ाया, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार साझेदारों के अधिकतम संख्या अनुसार, साझेदार है ना, साझेदारों के मतलब जो भी साझेदार होंगे उनके अधिकतम संख्या के बारे में किसी प्रकार का विवरण नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है उसके बारे में कि भाई साझेदार की अधिकतम संख्या कितनी होगी। इसके बारे में किसी प्रकार का विवरण उसमें नहीं दिया है कि अधिकतम संख्या क्या होगी। मिनिमम 2 होगी, लेकिन अधिकतम क्या होगी इसके बारे में कुछ भी 1932 की में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन 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 अगर वो साधारण व्यापार है तो अधिकतम संख्या नहीं लिखा है। ठीक है, लेकिन कंपनी अधिनियम, ये साझेदारी से थोड़ा अलग है, अलग नियम है। कंपनी अधिनियम यानी भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 464 में, की धारा 464 के अनुसार बाकायदा बोला है कि साझेदारी में अधिकतम संख्या जो होगी साझेदारों की, अधिकतम, अगर वो साधारण व्यापार है, अगर वो साधारण व्यापार है बच्चों, अगर वो साधारण व्यवसाय कर रहे हैं तो वहां पे साझेदारों की अधिकतम संख्या जो होगी ना वो 50 होगी। यानी कितने साझेदार हो सकते हैं, 50 साझेदार हो सकते हैं, 50 से अधिक साझेदार नहीं हो सकते हैं अधिकतम संख्या में। ठीक है, इससे पहले लास्ट ईयर तक हम ना 20 अधिकतम संख्या पढ़ते थे। हालांकि अभी मैंने आपका नया बुक जो देखा उसमें 50 लिखा, कहीं 20 नहीं लिखा है, तो थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा। वैसे बुक में 50 है, 50 ही मान के चलिए। ओके, ठीक है, तो देखते हैं, है ना। तो देखो, साधारण भारतीय साझेदारी अधिनियम में अधिकतम संख्या के बारे में कुछ नहीं लिखा भैया, पहले बता दे रहा हूँ। लेकिन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 464 के अनुसार साधारण व्यवसाय में अधिकतम संख्या जो होगी वो कितनी होगी, 50 होगी। ज्यादा ज्यादा कितनी हो सकती, 50। कम से कम 2 या ज्यादा 50। 50 से अधिक एक भी बंदा अगर अधिक हुआ तो फिर वो साझेदारी अवैध कहलाएगी, फिर वो साझेदारी नहीं कहलाएगी। समझ में आ गया। ओके, साधारण व्यवसाय की दशा में अगर वो साझेदार लोग मिलकर बैंकिंग व्यवसाय कर रहे होंगे, अगर कैसा व्यवसाय कर रहे होंगे, बैंकिंग। देखो, व्यवसाय का भी अलग अलग स्वरूप होता है। साधारण व्यवसाय मतलब नॉर्मल व्यवसाय जो जनरली देखते हैं, आटा दाल चावल और ट्रेडिशनल व्यापार कर रहे, जो भी परंपरागत व्यापार हम लोग जो देखते हैं अपने आसपास, उसको भी व्यापार होता है। एक होता है बैंकिंग व्यापार, जो बैंक चलते हैं ना आपके गांव में, आपके शहर में बहुत सारे बैंक्स आप लोग देखते होंगे, वो भी एक तरह का व्यापार है। तो अगर बैंक वाला व्यापार कर रहे होंगे साझेदार लोग, तो बच्चों बैंकिंग व्यवसाय की दशा में कम से कम 2 साझेदार होंगे या अधिक से अधिक, अधिकतम कितनी होगी साझेदारों की संख्या, अधिकतम बच्चों साझेदारों की संख्या होगी 10 संख्या हो सकती है साझेदारों की। कितनी संख्या हो सकती है, 10। ओके, कितनी हो सकती है, 10। तो चलो एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं, क्या बताया मैंने। साझेदारी नियम अधिनियम 1932 के अनुसार अधिकतम संख्या के बारे में क्या बोला है, मिनिमम मतलब न्यूनतम 2 सदस्य, मिनिमम पता नहीं कितना,
एक्सप्लेन नहीं किया उसके बारे में, किसी प्रकार का विवरण नहीं दिया उसके बारे में, ठीक है। लेकिन कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार, भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार की धारा 464 के अनुसार साधारण व्यवसाय है, अगर लोग साधारण व्यवसाय कर रहे हैं तो अधिकतम 50 होंगे, और अगर बैंकिंग व्यवसाय कर रहे हैं तो अधिकतम कितने होंगे, 10 होंगे, ठीक है। तो ये आप चीजों को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और आपके बुक में भी ये चीजें आपको क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी, ठीक है। इसको लिख लेंगे आप सभी, ठीक, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। दूसरे टॉपिक में बारे में बात कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो दूसरा टॉपिक की बात करते हैं। दूसरा टॉपिक क्या है, नंबर 2 टॉपिक बच्चों दिया है, अनुबंध या समझौता। यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कभी कोई अकेला व्यक्ति व्यापार करता तो उसको किसी प्रकार के अनुबंध की या समझौता की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ पे व्यापार एक है और मालिक अनेक है, तब तो अनुबंध तो होना ही चढ़ेगा ना भैया, तो आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है साझेदारों के मध्य, ठीक है। तो ऐसा सिचुएशन में क्या है, देखिए अनुबंध या समझौता, आपस में लोग समझौता कर लें कि भाई हम व्यापार में कितना पूंजी लगाएंगे, कितना लाभ लेंगे, कौन ज्यादा लेगा, कौन कम लेगा, कौन कितना परसेंट लाभ लेगा, किसकी पूंजी कितनी होगी, कौन व्यापार में काम करेगा, अगर काम करेगा तो कौन सा काम करेगा, किस प्रकार का काम करेगा, सारी बातें किसमें लिखी होती है, अनुबंध में लिखी होती है। तो अनुबंध 2 प्रकार का हो सकता है, या तो अनुबंध मौखिक हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, लिखित हो सकता है। या तो मौखिक हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, लिखित हो सकता है। भारतीय साझेदारी अधिनियम कहता है कि व्यापार का अनुबंध मौखिक भी हो सकता है और लिखित भी हो सकता है। साझेदार आपस में बोलकर भी व्यापार कर सकते हैं, आपस में मिले, ठीक है भाई, बातों बातों में समझौता कर लिए और वो दिमाग में हो गया इन लोग के, या फिर लिखित। वैसे आपको ज्यादा बेटर क्या लगता है, मौखिक की लिखित? बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूं, क्या लिखित ज्यादा बेटर है। कल को कोई प्रॉब्लम होगा, मन मुटाव होगा, तो भाई बकायदा लिखित में रहेगा, साइन रहेगा, तो आपस में तो लोगों को बात पलटने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, ठीक है। तो लिखित ज्यादातर लिखित होता है। और जो भी लिखित समझौता होता है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं पता है? जो लिखित समझौता होता है, जिस पेज में, जिस कागज में समझौता लिखा होता है लिखित, उसको हम लोग कहते हैं साझेदारी सल्लेख। क्या कहते हैं? साझेदारी सल्लेख, ये कहा जाता है। आया बात समझ में? अब ये साझेदारी सल्लेख होती क्या है, इसके बारे में अपन, इसमें क्या क्या बातें लिखी जाती है, किस किस प्रकार के समझौते किए जाते हैं, ये सारी बातें अपन लोग अभी आने वाले टाइम पे जस्ट इसी क्लास में हम लोग कर लेंगे, ठीक है, साझेदारी सल्लेख के बारे में डिटेल। तो खैर, अनुबंध के बारे में मैंने बता दिया, मौखिक हो सकता है या लिखित हो सकता है, ज्यादा अच्छा होगा लिखित हो। और लिखित जो साझेदारी सल्लेख, जिस चीज में लिखा जाता है, जिसमें समझौता उल्लेख होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? साझेदारी सल्लेख कहते हैं, ठीक है, ओके। तो ये हमने क्या कर लिया, लिख लिया, इसको भी लिख लेंगे आप सभी। इसके बाद नंबर तीसरा टॉपिक है, क्या है भाई? वैध व्यवसाय। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है, व्यवसाय। साझेदारी अधिनियम कहता है कि व्यापार उसी को माना जाएगा जो बाकायदा वैध होगा। अब यार कुछ लोग मिले, बोले चलो मिलकर हम लोग बैंक लूटेंगे, चलो चोरी करेंगे, 5-6 लोग मिल गए, बोले डकैती करेंगे, क्या ये व्यापार कहलाएगा? यह व्यापार हम लोग ऐसी चीजों का करेंगे जो गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है, ड्रग्स, चलो ड्रग्स की स्मगलिंग करेंगे, ड्रग्स बेचने का काम करेंगे, हम लोग किसी प्रकार का मादक पदार्थ यानी कि कुछ नशीली वस्तुओं का व्यापार करेंगे, तो यार ये व्यापार नहीं कहलाएगा, ये साझेदारी नहीं कहलाएगी। साझेदारी अधिनियम कहता है कि आप उसी व्यापार को, वही व्यापार साझेदारी व्यापार कहलाएगी जिसको सब मिलकर कर रहे हो और बाकायदा वो वैध होना चाहिए, जो कि सरकार ने, कानून ने, राज नियम के आधार पे जिसको वैध करार कर रखा है, उसी व्यापार को आप कर सकते, वही साझेदारी कहलाएगी, ठीक है। तो व्यापार जो होना चाहिए वो आपका बाकायदा वैध व्यापार होना चाहिए, कोई गलत सलत काम नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है। आगे, लाभ का विभाजन। बिल्कुल, जब कभी कोई साझेदार होते हैं, लाभ का विभाजन की बात कर लेते हैं। लाभ का विभाजन, तो जब कभी कोई साझेदार होते हैं, मान लीजिए व्यापार है और इस व्यापार के 3 साझेदार है, सपोज मान लीजिए व्यापार में 3 साझेदार है, तो इस साझेदार है, अब इसमें व्यापार में लाभ हुआ, मान लो इस व्यापार से लाभ हुआ, सपोज ये व्यापार को लाभ हुआ 9,000 रुपए, तो लाभ इन लोग आपस में बांटेंगे, तो किस आधार पे बांटेंगे?
क्या बराबर बराबर बांटेंगे या किस अनुपात में बांटेंगे? अनुपात होगा एक तरह, इसको बोलते हैं अनुपात। तो वो इनको होना चाहिए। कैसा होता है अनुपात? जैसे मान लीजिए ऐसा कुछ अनुपात है 3:2:1। इसका मतलब क्या होता है? 3:2:1। इसका मतलब होता है कि अगर 3:2:1 जोड़ो सबको, 3 2 5, 5 और 1 6। अगर व्यवसाय का लाभ 6 रुपया है तो उसमें से 3 रुपए पहला साझेदार रखेगा, 2 रुपए दूसरा साझेदार रखेगा और 1 रुपए तीसरा साझेदार रखेगा। ये कहने का मतलब है। समझ में आया बच्चों आप लोगों को? ठीक है। तो ये है लाभ का विभाजन। यानी लाभ का विभाजन भी होना चाहिए साझेदारों के बीच। ऐसा नहीं कि साझेदारी हो गई, चालू हो गई और लाभ खाली एक साझेदार रख रहा है, इसको साझेदारी नहीं कहा जाएगा। ये साझेदार का विशेषताएं होती साझेदारी की कि उसमें लाभ जो भी होता है, अगर व्यापार अकेला कर रहा होता सारा लाभ उसका हो जाता, मालिक का। लेकिन यहाँ तो 3-4 मालिक है भैया, तो कॉमन सी बात है, जो भी लाभ होगा वो आपस में सब में क्या होगा? बटेगा। ओके, ठीक। तो ये भी हमारा क्लियर हो गया। इसको भी आप चाहो तो समझ सकते, लिख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद पांचवा क्या भाई? पांचवा है साझेदार फर्म का प्रतिनिधि होता है। साझेदार फर्म का क्या होता है? प्रतिनिधि। जब कभी व्यापार किया जाता है तो उसमें जो साझेदार होता है फर्म का प्रतिनिधि होता है। कहने का मतलब ये है कि फर्म, देखना, जब व्यापार चल रहा है, फर्म चल रहा है, तो फर्म से संबंधित बहुत सारे हम लोग समझौते करते हैं। व्यापार से संबंधित साझेदारों के मध्य समझौते की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बात कर रहा हूँ फर्म के मध्य समझौते की बात कर रहा हूँ। सॉरी, फर्म का समझौता नहीं, मतलब जब कभी हम कोई माल खरीदने जाते हैं या माल बेचने जाते हैं, किसी प्रकार का हम लोग टेंडर वगैरह भरने जाते हैं, तो कई जगह व्यापार के लिए साइन करना पड़ता है। व्यापार के बिहाफ पे, व्यापार के तरफ से, व्यापार की ओर से कुछ कहीं किसी डॉक्यूमेंट पे साइन करना होता है। तो सवाल उठता है साइन कौन करेगा? अब व्यापार तो स्वयं जाके वहां साइन नहीं कर सकता। अब ये व्यापार है और इसके अनेक मालिक है। ये मालिक है, चलो इन मालिक का नाम दे देते, ए है, बी है और सी है। ठीक है। अब व्यापार है तो व्यापार के नाम पे कोई भी डील वील हो रहा है तो व्यापार तो जाके साइन नहीं कर सकता, उसका तो हाथ पांव नहीं है। तो कौन साइन करेगा? साझेदार करेंगे। कौन करेगा? साझेदार। साझेदार साइन वगैरह कर सकते हैं। मतलब साझेदार व्यापार के प्रतिनिधि होते हैं। जहां व्यापार हर जगह उपस्थित नहीं हो सकता, वहां पे उपस्थित कौन होता है? साझेदार। और इस साझेदार लोग अपने व्यापार को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिनिधि होते हैं। हर प्रकार का, अगर मान लो किसी प्रकार का कल को कुछ गड़बड़ी हो गई, मान लो किसी ग्राहक ने, मान लो हम लोग साझेदार है, मान लो साझेदार है और ये व्यापार है, तो मान लीजिए किसी प्रकार का इस व्यापार से गड़बड़ी हो गई, किसी ग्राहक ने इनके ऊपर केस किया, तो व्यापार के ऊपर केस करेगा, इसका मतलब माना जाएगा कि उन्होंने साझेदार के ऊपर केस किया, या साझेदार के ऊपर केस हुआ तो माना जाएगा कि वो केस व्यापार के ऊपर हुआ। मतलब व्यापार और साझेदार दोनों आपस में क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। आया बात समझ में कि नहीं आया? मतलब जहां, मतलब प्रतिनिधि होता है, यानी हर एक पहलू पर, हर एक स्तर पर, हर एक समय पर, हर एक पद पर, हर एक चरण पर साझेदार जो है व्यापार को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है, प्रतिनिधि होता है व्यापार का, व्यापार की पहचान होता है। ओके, ये हो गया। अगला है व्यापार का संचालन। ओके, व्यापार का संचालन ये बहुत जरूरी है। ये हमने अभी परिभाषा में भी सीखा। ये बहुत जरूरी है कि अगर व्यापार है तो कॉमन सी बात है संचालन करेंगे। तो संचालन कौन करेगा? रूल है, संचालन या तो सबको मिलके करना है या इनमें से किसी एक भी संचालन कर सकता है, लेकिन करना जरूरी है। ये व्यापार है, इस व्यापार का संचालन या तो सब मिलकर करेंगे। अब आपस में बांट लिए काम, भाई ठीक है, माल बेचने का काम तू कर ले, माल खरीदने का काम मैं कर लेता हूँ, अकाउंट देखने का काम भाई तू तीसरा साझेदार देख ले, सब मिलकर संचालन कर रहे हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से कोई एक अकेला संचालन कर रहा है, चलो ए ने जिम्मेदारी ली, मैं संचालन कर लेता हूँ, बाकी लोग अपने घर में बैठे हुए हैं, ऐसा। ठीक। अब आप बोलोगे सर ऐसा नहीं हो सकता क्या कि तीनों के तीनों अपने घर बैठे और यहाँ पे एक मैनेजर नियुक्त कर दिए, मैनेजर व्यापार को क्या कर रहा है, अलग से कोई बंदा मैनेजर है वो व्यापार को देख रहा है? नहीं, कम से कम अधिनियम तो यही कहता है कि साझेदार लोगों में से किसी एक को या उन सब को व्यापार का संचालन देखना ही पड़ेगा। कोई मैनेजर बैठा जरूर सकते हो आप, लेकिन मैनेजर एकदम से मैनेजर के भरोसे कर देना उचित नहीं है। मतलब व्यापार का संचालन करना तो भैया अनिवार्य है, वो भी साझेदारों को, या तो सबको या उनमें से किसी एक को। ठीक, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद साझेदार बनने हेतु पूंजी की अनिवार्यता नहीं है। बिल्कुल। अब जैसे कि देखो ये साझेदार लोग हैं, जरूरी नहीं है कि ये साझेदार व्यापार में पूंजी लगाएगा तो ही साझेदार कहलाएगा, ये जरूरी नहीं है। कई बार साझेदार जो होते हैं अपने गुणों के आधार पर भी क्या हो जाते हैं? साझेदारी में मालिक बन जाते हैं। जैसे कोई साझेदार जो है उसको बहुत
अच्छा अकाउंट देखना आता है, या उसका नॉलेज बहुत ज्यादा है, या उसको कुछ टेक्निकल नॉलेज है, कुछ मशीनों के बारे में टेक्निकल नॉलेज है, या उसकी कुछ वैल्यू है, कुछ ब्रांड वैल्यू है, तो उसकी वजह से भी उसको साझेदार बना दिया जाता है। मतलब उसके कुछ खास गुणों की वजह से साझेदार बना दिया जाता है। तो साझेदार बनने के लिए पूंजी की आवश्यकता नहीं है। किसी व्यक्ति को अगर उसमें कुछ अलग गुण है, या किसी न किसी आधार पर उसको साझेदार क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। पूंजी अनिवार्यता नहीं है। ठीक। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि मान लीजिए अगर आप कोई साझेदारी व्यापार करना चाहते हो, आपने धोनी को साझेदार बना लिया। धोनी पूंजी नहीं लगा रहा, आपने फिर भी बोलो साझेदार है, ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। जैसी लोगों को पता चलेगा अरे व्यापार धोनी का है, धोनी इसमें मालिक है, तो ऑटोमेटिकली लोग क्या लगाने आ जाएंगे, पैसे लगाने आ जाएंगे, लोग माल खरीदने आ जाएंगे, आपके व्यापार का जो है ना ख्याति वो बढ़ जाएगी। तो देखो धोनी ने पूंजी नहीं लगाया, फिर भी आपका साझेदार कहला रहा है। मतलब उसके कुछ गुणों के कारण आपने उसको क्या बना लिया, साझेदार अपने व्यापार में बना लिया। तो वही चीज कह रहा है, साझेदार बनने हेतु पूंजी की अनिवार्यता नहीं है। ठीक। नंबर 8 टॉपिक होता है बच्चों, एंड दैट इज योर असीमित दायित्व। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से समझना इसको। ठीक है। असीमित दायित्व क्या होता है? असीमित दायित्व पहले तो ये देखा जाए। असीमित दायित्व, मान लो मान लो ये व्यापार है, और इस व्यापार में एक साझेदार है। मान लो मिस्टर ए नाम का एक साझेदार है। मिस्टर ए नाम का एक कौन है? साझेदार है। इसने व्यापार में मान लीजिए 10,000 रुपए पूंजी लगाई। कितनी पूंजी लगाई? 10,000 रुपए पूंजी लगाई। ठीक। व्यापार में लगा दिया पूंजी 10,000 रुपए। ये सोच के लगाया, अरे वाह यार मुझे लाभ मिलेगा, लाभ मिलेगा, लाभ मिलेगा, ये सोच के उसने पूंजी क्या कर दिया, लगा दिया। अब जैसी साल बीता, हुआ ये कि इसके हिस्से का जो हानि हो गया, उल्टा लाभ तो नहीं हुआ, बल्कि इसके व्यापार में कितने रुपए का हानि हो गया? 13,000 का हानि हो गया। इसके हिस्से में 13,000 की क्या आई? हानि आई। बताओ लगाया कितना था? 10,000। हानि कितने का आ गया सर? 13,000 का। मतलब सर 10,000 तो डूब गया। 10,000 तो पूरा क्या हो गया? डूब गया। क्या ये भर बैठ जाए घर में? नहीं, 3,000 और लेकर आएगा। 10,000 डूबो डूबो चुका है, 3,000 और बचा है हानि का। 3,000 वो अपने घर से क्या करेगा? लेकर आएगा। 3,000 अपने घर से लेकर आएगा। 3,000 रुपए को कहां से लेकर आएगा? अपने घर से। यानी असीमित दायित्व। वो तब तक व्यापार में पैसा लगाएगा जब तक व्यापार, मतलब पूरा व्यापार का कर्जा या व्यापार का हानि को पूर्ति नहीं कर देता। मतलब इसमें व्यापार और व्यापार का मालिक दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं। असीमित दायित्व होता है। मैं अगर सीमित बोलता, क्या बोलता? सीमित। सीमित का मतलब क्या होता है? उसकी पूंजी तक ही सीमित है, जितना पूंजी लगाया है उतना ही डूबेगा, उससे ज्यादा उसके घर का पर्सनल प्रॉपर्टी इन्वॉल्व नहीं होगी, उसकी जो निजी संपत्ति है वो उसमें इन्वॉल्व नहीं होगी। लेकिन असीमित में देखो क्या हो रहा है, उसकी जो पूंजी जो लगाया वो तो इन्वॉल्व हो ही रहा है, वो तो डूब ही रहा है। साथ में जो कम पड़ रहा है, कितना कम पड़ रहा है? 3,000 और कम पड़ रहा है। बोल रहे साझेदार लो जा बेटा घर से लेकर आओ, साझेदार को बोल रहे जा घर से लेकर आओ, और 3,000 को भी क्या कर, लगा। मतलब तब तक वो पैसा लगाएगा जब तक कि उसने अपने हानि की पूर्ति पूरा नहीं कर देता। असीमित दायित्व। अगर यहाँ सीमित दायित्व होता, अगर यहाँ पे क्या होता, सीमित दायित्व होता, तो क्या होता? जितना पूंजी लगाया उतना ही पैसा डूबता, उसके बाद वो चुपचाप घर में क्या हो जाता है, बैठ जाता, कुछ नहीं करता। ठीक है। यानी कि क्या बोलेंगे इसको? असीमित दायित्व। ये बहुत ही माइनस मार्किंग है, मान सकते हो आप लोग। असीमित दायित्व अच्छे समझ में आ गया? ठीक है। तो असीमित दायित्व यही होता है, तब तक अपन को पैसा लगाना है, मतलब पूरे आखिरी दम तक, जब तक हम पूरे हानि की क्षतिपूर्ति ना कर दे तब तक हमको पैसा क्या करते रहना है, लगाते रहना है। ठीक। ये होता है असीमित दायित्व। तो हमने कुछ आपको साझेदारी की विशेषताएं जो थी हमने आपको क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। साझेदारों की संख्या एक्सप्लेन कर दिया, अनुबंध, वैध व्यवसाय, लाभ का विभाजन, फिर साझेदारों का प्रतिनिधि का, व्यापार का संचालन, फिर उसके बाद तुम्हारा साझेदार बनने हेतु पूंजी की अनिवार्यता नहीं है, एंड फाइनली असीमित दायित्व। तो ये विशेषताएं हैं, आपके एग्जाम में 5-6 नंबर की थ्योरी में लिखने को भी आता है, और इसको अच्छे से पढ़ना। आप लोग बोर मत हो भाई, मैं थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूँ। अपन जब भी कॉमर्स मान लो पहुंचते हैं तो हम लोग को हर चीज को ना रूल के अकॉर्डिंग बनाना पड़ता है। अब जब हम अकाउंट बनाएंगे ना, तो ये सब छोटी छोटी बातें, जो थ्योरी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना आप लोग को, ये सारी बातें नियम पढ़ा रहा हूँ मैं, कोई थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूँ। ये सारी बातें उस समय आपके क्या आएंगी, काम आने वाली है। ठीक है। ओके। तो ये तो हो गया हमारे साझेदारी की विशेषताएं। तो अभी तक हमने क्या देख लिया, साझेदारी क्या होता है ये देख लिया, साझेदारी की परिभाषा क्या होती है, किसके आधार पे, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार। भारतीय साझेदारी अधिनियम क्या होती है वो भी हमने देख लिया, परिभाषा भी देख लिया, फिर हमने विशेषताएं भी क्या कर लिया, अच्छे से देख लिया। ओके। चलिए अब आगे अपन देखते हैं साझेदारों के क्या अधिकार, कि साझेदार में साझेदारों के अधिकार क्या हैं वो हम लोग देखेंगे। फिलहाल इतना आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, लिख लेंगे।
ओके स्टूडेंट्स, तो अब बारी है साझेदार के अधिकार के। तो जब एक फर्म होता है और फर्म में बहुत सारे मालिक होते हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं, साझेदार। तो एक फर्म के संचालन में, तो फर्म के अगर मालिक कौन है, साझेदार है, तो फर्म में कॉमन सी बात है, जब आप किसी व्यापार के मालिक बनते हो, जब किसी व्यापार के आप मालिक बनते हो, तमाम संपत्ति आपके, तो उस व्यापार के तमाम दायित्व भी किसके, आपके। ठीक इसी प्रकार जब आप साझेदार बने हो व्यापार में, मतलब आप व्यापार के मालिक हो। भले भले आप व्यापार के साझेदार के रूप में मालिक हो, लेकिन मालिक तो हो ना। तो उसमें आपको कुछ अधिकार मिलेंगे। इस फर्म में आपका अधिकार क्या है, एक साझेदार का फर्म में क्या अधिकार होता है, इसके बारे में साझेदारी अधिनियम 1932 में क्या लिखा हुआ है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करते हैं कि कल को तुम्हें लोग अगर कल को कहीं साझेदार बनते हो, आपको पता होना चाहिए कि एक साझेदार के अधिकार क्या है। आप अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हो और बाकायदा बात कर सकते हो, भाई मुझे इस चीज को करने का अधिकार है। तो क्या क्या अधिकार है साझेदार के, वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला देखिए, नंबर 1 साझेदार के अधिकार। नंबर 1 संचालन में भाग। प्रत्येक साझेदार को हक है कि व्यापार के संचालन में वो भाग ले सकता है। कोई व्यापारी कोई साझेदार उसको कोई दूसरा साझेदार किसी पे रोक टोक नहीं कर सकता। हर एक साझेदार को बाकायदा हक है कि व्यापार के किसी प्रकार के संचालन में भाग ले सकता है। ठीक है, निरीक्षण का अधिकार। एक साझेदार को यह भी हक है कि व्यापार में वो व्यापार का निरीक्षण कर सकता है, कैसा व्यापार चल रहा है, व्यापार का अकाउंट्स वगैरह कैसा, व्यापार के जो अकाउंट्स बुक जो खाता वही है उसको देखने का अधिकार उसके पास है। व्यापार का संचालन कैसे चल रहा है, अगर व्यापार किसी प्रकार का व्यापार कुछ मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, मतलब निर्माण वाला व्यापार है, तो फैक्ट्री जाके उसका निरीक्षण कर सकता है। हर प्रकार का निरीक्षण, चाहे वो कारखाने का निरीक्षण हो या कार्यालय का निरीक्षण हो या शोरूम का निरीक्षण हो, हर प्रकार से वो हर प्रकार से किसी ना हर प्रकार से, चाहे वो खाता बही का निरीक्षण हो, अकाउंट देखना हो, हर चीजों का निरीक्षण एक साझेदार कर सकता है, क्योंकि वो उस व्यापार का मालिक है, उसको हक है और वो उस पर कार्यवाही भी कर सकता है। ठीक है, सलाह देने का अधिकार। साझेदार अगर साझेदारी फर्म को चलाना है, संचालन, भले वो संचालन नहीं कर रहा है, लेकिन अगर वो कोई सलाह देना चाहता है तो उसको सलाह देने का भी अधिकार है। कोई अन्य साझेदार उसके सलाह देने के अधिकार को वर्जित नहीं कर सकते, उसको रोक नहीं कर सकते, उस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते, वो सलाह भी दे सकता है। लाभ में हिस्सा पाने का अधिकार। अगर कोई साझेदार व्यापार में साझेदार है तो वो लाभ में हिस्सा पाने के लिए भी क्या है, प्रतिबद्ध है, उसको लाभ में हिस्सा मिलना चाहिए। अगर कोई हिस्सा नहीं दे रहा है तो उसके लिए भी वो केस कर सकता है, उसको लाभ में हिस्सा पाने का अधिकार है। संयुक्त स्वामित्व। बिल्कुल, संयुक्त स्वामित्व का मतलब मैंने बताया कि व्यापार में इनका स्वामित्व क्या है, संयुक्त है। जैसे कि मैंने बोला था कि अगर आप किसी व्यापार के मालिक बनते हो तो तमाम संपत्तियां आपकी और तमाम दायित्व भी आपके। उसी प्रकार जब व्यापार में साझेदार है तो इस व्यापार के सारे संपत्तियों और इस व्यापार के सारे दायित्वों पर इन सभी साझेदारों का क्या है, बाकायदा उनके लाभ के अनुपात में हक है। आया बात समझ में? संयुक्त स्वामित्व है, बाकायदा सबका अधिकार है उस व्यापार में। ठीक है, हर एक साझेदार उस पर आहरण कर सकता है, जो भी है मालिक है। ऋण पर ब्याज पाने का अधिकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये आपके एग्जाम में आ सकता है, सुन लो अच्छे से। ऋण पर ब्याज पाने का अधिकार। मान लीजिए ये व्यापार है, साझेदार है, कई बार ऐसा होता है कि साझेदार, चलो मान लो ये साझेदार है, ये वाला, इस साझेदार ने व्यापार को ऋण दिया। क्या दिया? व्यापार को ऋण। वो व्यापार पूंजी तो लगा रहा है, लेकिन कई बार व्यापार को पैसे की जरूरत आन पड़ती है, तो साझेदार व्यापार को ऋण के रूप में पैसा देता है। तो व्यापार को उसने किसके रूप में पैसा दिया? ऋण के रूप में। तो इस साझेदार को उस ऋण पर बाकायदा ब्याज पाने का अधिकार है, चाहे वो उनका समझौता हो या ना हो, उसको ब्याज पाने का अधिकार है। अब ब्याज कैसे पाएगा? वो तो उनके समझौते पर निर्भर करता है कि ब्याज का जो दर होगा, प्रतिशत होगा, किस प्रतिशत पे ब्याज दिया जाएगा। लेकिन अगर उनके बीच में ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ है, अगर पहले से कोई एग्रीड नहीं है कि भाई क्या समझौता है, तब 6% प्रति वर्ष की दर से उसको ब्याज देना पड़ेगा। ब्याज की दर क्या होगी? 6% प्रति वर्ष। अगर कोई साझेदार फर्म को ऋण देता है तो उस ऋण पर उसको 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज पाने का अधिकार है। लेकिन अगर उसके मतलब अगर उन लोगों में कोई समझौता हुआ है, अनुबंध हुआ है कि भाई ब्याज हम 8% के रेट से देंगे, फिर वो 8% के रेट से पाएगा। इन शॉर्ट, ब्याज पाने का अधिकार है। जब क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो तब कितना परसेंट? 6%। ओके, ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अवकाश ग्रहण करने का अधिकार। अगर कोई साझेदार चाहता है कि भाई मैं व्यापार से छोड़कर जाना चाहता हूं, व्यापार को छोड़कर अगर वो जाना चाहता है तो उसको बाकायदा अवकाश ग्रहण करने का भी अधिकार है, वो व्यापार से जा सकता है। ठीक है, वो कैसे जाएगा उसका नियम उनके संलेख में लिखा होता है।
नए साझेदार के प्रवेश को अस्वीकृत करने का अधिकार। अगर मान लीजिए साझेदारी व्यापार चल रहा है, मान लीजिए साझेदारी व्यापार है, सपोज ये साझेदारी क्या है, व्यापार है, इसमें ये साझेदार है, दो साझेदार है, सपोज कितने साझेदार है, मान लें दो साझेदार है, ए और बी साझेदार है। अब कोई नया साझेदार सी प्रवेश करना चाहता है, अब नया साझेदार सी प्रवेश करना चाहता है, वो यहाँ पे इस साझेदारी में क्या होना चाहता है, आना चाहता है। तो जब तक ये दोनों अपनी परमिशन नहीं देंगे, ये दोनों अपनी मान्यता नहीं देंगे, तब तक नया साझेदार नहीं आ सकता। रूल है कि जब कभी कोई व्यापार में साझेदार व्यापार कर रहे हैं और कोई नया साझेदार व्यापार में आना चाहता है, वो भी नया व्यक्ति साझेदार बनना चाहता है, तो जब तक पुराने साझेदारों की मान्यता नहीं होगी तब तक उसको प्रवेश नहीं मिलेगा साझेदारी में। तो वही चीज बोल रहा है कि नए साझेदार के प्रवेश को अस्वीकृत करने का अधिकार। अगर कोई साझेदार चाहता है कि भाई मैं वो साझेदार नहीं आना चाहिए, तो फिर वो साझेदार नहीं आएगा। ये नियम है, रूल है कि भाई वो साझेदार फिर नहीं आएगा बकायदा, मतलब सभी साझेदारों की मान्यता से आएगा। सर्वमान्य, जब सभी साझेदार सर्वमान्य होंगे तभी क्या होगा, नए साझेदार आएगा। आया बात समझ में? ठीक। आपातकालीन स्थिति में निर्णय लेने का अधिकार। अगर व्यापार में कोई आपातकालीन स्थिति आ जाती है, कोई ऐसी स्थिति आ जाती है, हालांकि देखिए जब कभी कोई निर्णय लेते हैं तो सभी साझेदार मिलकर लेते हैं। कोई भी व्यापार से संबंधित अगर निर्णय लेना है, सभी साझेदार लोग क्या करते हैं, मिलकर लेते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, आपातकालीन स्थिति आ जाती है, जब साझेदार वहां पे अवेलेबल नहीं होते या उनसे सलाह लेने का समय नहीं होता है। तब जो समय, जो आपातकालीन स्थिति आएगी, उसमें साझेदार अपने हिसाब से वो निर्णय क्या कर सकता है, ले सकता है। ठीक है, तो ये होती है आपातकालीन स्थिति पर निर्णय लेने का अधिकार। अब आपातकालीन स्थिति बहुत सारी हो सकती है। हो सकता है कि मजदूरों के तरफ से किसी प्रकार का कुछ आंदोलन हो रहा होगा या किसी प्रकार का कुछ विरोध हो रहा होगा, उस विरोध को दबाने के लिए किसी प्रकार का उसको ऐसा कुछ निर्णय लेना हो जिससे मजदूरों का विरोध रुक जाए और वहां पर साझेदार अवेलेबल ना हो, या भूकंप हो गया है, या मजदूरों ने स्ट्राइक कर रखा है, या किसी प्रकार के मशीनें खराब हो गई है और मशीनों को बदलना तुरंत अनिवार्य है, अदरवाइज व्यापार में उसका प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसी कोई आपातकालीन स्थिति आती है तो उसको स्वयं निर्णय लेने का अधिकार है, जब बाकी साझेदार अवेलेबल नहीं है तो। ओके बच्चों, तो हमने सारी बातें आपको क्या कर दी, डिटेल कर दी कि साझेदार के अधिकार क्या क्या होते हैं। तो आज की क्लास में हमने सारी बातें क्लियर करी, हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि साझेदारी क्या होती है, साझेदार का अर्थ देख लिया, साझेदारी की परिभाषा देख ली, साझेदार की विशेषताएं देख ली और साझेदार के अधिकार देख लिए। यानी आज हमने 4 टॉपिक पे बातें क्या कर ली, क्लियर कर ली। अब हमको 2 टॉपिक पे और बातें क्लियर करनी, 2-3 टॉपिक पे बात करनी है। जैसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में साझेदारी सल्लेख के बारे में देखेंगे कि साझेदारी सल्लेख क्या होती है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मैंने बताया साझेदारी की एक विशेषताएं हैं। क्या विशेषता है? असीमित दायित्व। जो आपको थोड़ा सा चुभा होगा, यार ये असीमित दायित्व थोड़ा मजा नहीं आया, आप बोले होगे ये तो गलत बात है कि साझेदार व्यापार में पूंजी लगा रहा है, हानि हो गई तो पूंजी भी डूब रहा है, घर की प्रॉपर्टी भी उसको डुबाना पड़ रहा है, तो ये कुछ प्रॉब्लम थे। तो असीमित दायित्व के जगह उसके स्थानापन्न पे एक नया पद्धति आया है, सीमित दायित्व साझेदारी। एक और साझेदारी है सीमित दायित्व साझेदारी, उसके बारे में भी अपन नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और फिर ये अगला जो टॉपिक होगा वो इसी बारे में होगा। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल बनाना क्या करना चालू कर देंगे, स्टार्ट करना चालू कर देंगे। मैं एक बात और बता दूं, मैं भी आपको थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल के बारे में ही रूल्स रेगुलेशन क्या कर रहा हूं, आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो इस बात को अच्छे से अपने दिमाग में क्या कर लीजिए, आप लोग बैठा कर रख लीजिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक हमने आपको बता दिया, सारी बातें आपको क्लियर हो गई हैं। कोई परेशानी होगी तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू बच्चों।